नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। शाम 4 बजे जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए, यानी कि रामपुर और आजमगढ़ के, जहां बीजेपी ने सपा का गढ़ भेदा, तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि इस बार 24 के चुनावों में हम 80 की 80 सीटें जो है वो जीतने वाले हैं। और इसी के साथ अब ये सवाल खड़ा होने लगा है, क्या ये 2 सीटों पर लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, ये 24 का महाप्लान है बीजेपी का? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, उसमें बीजेपी एक नए महाप्लान की ओर आगे बढ़ रही है। और उस महाप्लान को किस तरीके से अब विपक्ष जो है वो आंक रहा है, किस तरीके से विपक्ष की मजबूती है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो 24 के रिजल्ट के बाद तो सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले की तैयारियां जो है वो सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों की दिखनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की सियासत और जो सत्ता की चाहत है उस पर भी। अगर सत्ता पानी है तो अपनी दिशा और दशा दोनों को एक सही रास्ते पर ले जाना होगा। और ऐसे में अभी विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी का एक कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से 22 में उपचुनावों में हमने जीत हासिल की है, उसी तरीके से 24 में भी 80 में 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आएंगी। आज इसी पर चर्चा करें कि कैसा होगा विपक्ष का प्लान 24 के लिए, 22 के नतीजों से क्या पड़ेगा असर। हमारे खास मेहमान इसी में जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। एक एक करके मैं सबसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सिख साहब प्रदीप कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 का महाप्लान, किसके तहत आगे बढ़ेंगे आप? और विपक्ष को क्या कुछ भी नहीं समझते अपने आगे आप? नहीं, विपक्ष अपने अंतर्द्वंदों में, अपनी गलतफहमियों में, अपने वहम में इतना उलझा है, उसे कोई चिंता ही नहीं है जनता की। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख की ले रहे हैं। तो ऐसे में आप विपक्ष को कहो कि वो चुनाव लड़ लेगा, ऐसा लगता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था और बेहतर सुशासन के कारण फिर दोबारा जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और ऐसा होगा। योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प को पूरा करना हर प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व भी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता उस तरफ लगा। विपक्ष क्योंकि अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है, एसी कमरों में बैठा है, ट्विटर में उलझा है, ये हम नहीं कह रहे। केवल विपक्ष में जो बैठे साझेदार हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के साझेदार, वो लोग कह रहे हैं। कांग्रेस ये पलायन कर चुकी है यूपी से, जनता ने उनको नकार दिया है, कांग्रेस मुक्त यूपी बन चुका है। तो ऐसे में 80 सीटें जीत जाने का लक्ष्य जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। ठीक है, योगी जी का, आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा कार्यकर्ताओं। ठीक है अवनीश जी। तो देखिए, आप कुल मिलाकर इसलिए 80 सीटें जीतने की बात करें क्योंकि आपको लगता है विपक्ष ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलता है और कांग्रेस पलायन कर चुकी है। तो मैं एक एक करके कांग्रेस से सपा से पहले सवाल ले ली। तो सबसे पहले फखरुल हसन चांद जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि एसी और कूलर की बात जो यहाँ पर कर रहे हैं अवनीश जी, एसी कमरों की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप एक तो अंतर्द्वंद में फंसे हैं और उसके बाद अब एसी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये तो कहा है ओम प्रकाश राजभर ने भी और पल्लवी पटेल ने भी आपको, और यही हथियार बना रही है बीजेपी और कह रही 80 सीटें हम जीत ले जाएंगे। देखिए, जब लोग एसी कमरे की बात करते हैं तो फिर मैं ये पूछता हूं कि जो एक बेटी के साथ थाने में बलात्कार होता है, उस बेटी को इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कौन जाता है? क्या एसी कमरे में लड़के आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां गए थे? ये जो हमारे सहयोगी हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ये लोग जनता की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। ये लोग एक अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं विपक्ष को बदनाम करने के लिए। चाहे देश की एक दूसरी राजनीतिक दल है, देश की पुरानी पार्टी, उसके नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, किन किन जो है बातों से नवाजा नहीं जाता है, कौन कौन सी बातें नहीं कही जाती हैं, ये तो हम बहुत समय से देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे को लेकर आज डिबेट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इस चुनाव को जीत गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिसें जारी की गई थी,
क्या एक भी नोटिस किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को जारी की? तो फखरुल हसन जी, देखिए ये आरोप है और मैं इन आरोपों का जवाब लूंगी यहाँ पर अवनीश जी से, लेकिन अभी सवाल थोड़ा अलग है, मुद्दा थोड़ा अलग है। 24 के महाप्लान की बात हो रही है और कहीं जाकर किसी पीड़िता से मिलकर ही क्या आप 24 का चुनाव सिर्फ जीत जाएंगे फखरुल हसन जी? और इसीलिए इशारा इसी खबरों पर है कि चुनावों में आप बाहर निकलिए, अपने किलों को तो बचाइए पहले, और उसके बाद अगर 24 फतेह करना है तो पीएम मोदी जैसा एक बड़ा चेहरा वहां पर भी है, कैसे फिर होगा? हेलो जी फखरुल जी, आवाज आ रही है आपको? फखरुल जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। मैं आऊंगी फखरुल जी आपके पास। मैं एक बार टीपी जी आपका रुक कर लेती हूँ, आप क्योंकि कांग्रेस को भी कहा कि कांग्रेस पलायन कर चुकी है, अवनीश जी ने कहा है, और कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। और इस बार के जो 2 उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? देखिए शिवांगी जी, 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर देश की दिशा और दशा तय करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव देश की आज़ादी के बाद आने वाले समय में होने वाला है, जब देश के जो दुनिया का सबसे शानदार लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे शानदार संविधान है, जो दुनिया के सबसे शानदार संस्कृति सभ्यता जो हमारे देश की है, जिसके कारण हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, आज जिस तरीके से पिछले 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है और आरएसएस के इशारे पे, और जो इनके भारतीय जनता आरएसएस के अनुसंगठनिक संगठन हैं शिवांगी जी, जिस तरीके से हमारे देश की आबो हवा को, साझी विरासत को, सर्वधर्म समभाव को, गंगा जमुनी तहजीब को, वसुदेव कुटुंबकम को तार तार कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत, डर और दहशत का माहौल बना करके हमारे देश की जो आबो हवा है उसको बर्बाद करने का, उसको नष्ट करने का जो कुचक्र शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव शिवांगी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ शिवांगी जी कि कांग्रेस पार्टी एक देश की बहुत ही जिम्मेदार और एक बहुत ही जिसका एक बहुत ही शानदार इतिहास है, इस देश को संवारने में, सजाने में, और इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे वो हमारे आदरणीय स्वर्गीय जो है राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से देश को स्वावलंबी बनाया, हमने एक से एक कैसे स्वावलंबी बनाएंगे? राहुल गांधी जी आज के डेट में शिवांगी जी, मैं आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जी हिंदुस्तान ही नहीं, एक दुनिया के एक शानदार नेताओं में, सच्चे नेताओं में, महान नेताओं में उनकी शुमार, उनकी गिनती हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी सच के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी आम गरीब गुरबे के साथ खड़े हैं, आम जनमानस की आवाज उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दंभ, नफरत, हिंसा, अहंकार की राजनीति करके फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आदरणीय अवनीश त्यागी जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकारों, हम सब इनका सम्मान करते थे, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, जिस तरीके से इन्होंने लगता है कि अपने आंख पे पट्टी डाल दिया है, इनको नहीं मालूम है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, उत्तर हिंदुस्तान के आवाम के साथ क्या हो रहा है। केवल मस्जिद हिंदू मुसलमान न जाने कितने ऐसे बेफालतू के मुद्दों को अपना करके, और चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा गिराने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर मैंने प्लान पूछा था, शानदार लोकतंत्र क्या होगा, गला घोटने का काम किया जा रहा है। आती हूं मैं वापस, तब तक मुझे लगता है प्लान सोच लीजिएगा और ये बताइएगा बहुत अच्छे से कि क्या कांग्रेस तैयारी कर रही 24 के लिए, क्योंकि 24 में अगर राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने खड़े होते हैं तो उनको भी और परिपक्व होना होगा, या आप माने या ना माने डीपी जी, या आप भी जानते हैं, क्योंकि मोदी जैसा चेहरा अगर सामने हो तो विपक्ष को एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि आप
टिके उनके आगे, क्योंकि स्वामी- कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। मैं स्वामी आती जी- हूँ आपके पास, स्वामी मैं जी, आती हूँ, बहुत मैं ही मौका दूंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न मौका आपने दूंगी, किया मौका है। दूंगी, मौका दूंगी। पहले सबका एक कमेंट ले लूं मैं। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि अब बीजेपी कहती है कि उनके आगे तो कोई है ही नहीं, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अवनीश जी कह रहे हैं कांग्रेस पलायन कर चुकी है, अंतर्द्वंद है, एसी कमरे हैं, इनसे बाहर नहीं आते हैं नेता, और अपने पे जब आ जाती है तो सड़कों पर प्रदर्शन होता है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना कितना आसान हो जाएगा? देखिए, जो 80 सीटों की बात कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की वो बात कर रहे थे। और इसका जो है, इसका परिदृश्य कैसे है, आप देखिए कि 2017 के इलेक्शंस को आप देख लीजिए, 19 के इलेक्शंस को देख लीजिए, 14 का इलेक्शन देख लीजिए, 22 का इलेक्शन देख लीजिए, 2/3 बहुमत। उसके बाद में आप ये देखिए कि विधान परिषद का जो इलेक्शन हुआ, उसमें पूरी की पूरी सीटों को कितना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया और कितनी सारी सीटें निकाली। और उसके बाद में जो ये उपचुनाव हुए, इसको भी आप देखिए। तो एक जो क्रमवार तरीके से आप इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, तो एक प्रकार से वोट का जो शेयर है और जो लगातार सीटों की जो बढ़ती हुई संख्या है, और अपने बल पर उनके गठबंधन जरूर है, लेकिन अपने दम पे जब सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो ये जो आत्मविश्वास है, ये 80 में से 80 निकालने की बात कह रहा है। लेकिन इसके पीछे कार्य कैसे हो रहा है, अगर आप इसको देखिए तो पूरी की पूरी ये पूरा एक एक्चुअली क्या है, ये कंटेस्ट है। इलेक्शंस जो हमेशा से होते हैं, वो एक वॉरफेयर या कंटेस्ट के फॉर्मेट में ही होता है, और उसका एक पूरा मैनेजमेंट होता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट के तौर पर ये चला जाता है। अब सुरेश खन्ना जी थे, आपके सूर्य प्रताप शाही जी थे, इन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर पूरी शिद्दत से अपनी मेहनत की, कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे और देखा आपने। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पीछे जब इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उस टाइम पे सिंधिया साहब को यहाँ पे मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। बिल्कुल। वो हुआ ये कि वहां की सीट तो उत्तर प्रदेश की बची नहीं, पूरा राज्य से सीटों का क्या संख्या है वो आपको भी पता है, और हुआ ये कि वो गुना की सीट भी कहीं ना कहीं हार गए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जिस हिसाब से पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बिजनेस मैनेजमेंट के एंगल्स के हिसाब से ये काम करते हैं। हैदराबाद का एक लोकल स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, और वहां अमित शाह के साथ पूरी टीम पहुंच जाती है। अगर आप बंगाल के इलेक्शंस की आप बात करें, तो वहां पे कांग्रेस ने कितना ज्यादा उसमें इंटरवीन किया, कितना उसमें पार्टिसिपेट किया, ये बहुत स्पष्ट सामने सामने दिखता है। तो हम ये कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि जिस शिद्दत के साथ में लीड इन द फ्रंट वाला जो कैप्टेंसी का जो फॉर्मेट होता है, वो कहीं ना कहीं हर पार्टीज की बात में करूंगा कि मायावती जी भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। अभी आपका रामपुर का इलेक्शन था, उसमें अखिलेश यादव जी पूरे फ्रंट में आके नहीं खेले। तो ये कहीं ना कहीं पीछे से आपको एक उसके अलावा जो आपकी जातीय और धार्मिक समीकरण है, वो तो डेफिनेटली एक रोल प्ले करता ही करता है। लेकिन फिलहाल जब रणनीतियों की बात आती है, और जब आप अलग अलग पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं, आप सत्ता में रह चुके हैं, देश संभाल चुकी है कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी और बीएसपी और सपा, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट बना चुके हैं पहले में। तो इसके बाद में वापस जब आने की बात होती है, तो ये अगर कहीं आप उसमें मिस आउट कर रहे हैं, इसका मतलब कि रणनीति या उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं मिस, और उसी को आपको एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करके आगे बढ़ना होगा। फकुल जी आपको भी, डीपी जी आपको भी। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जो स्ट्रेटेजी अपना रही है, चुनावों में पूरी ताकत झोंक देना, आम से आम चुनाव में भी बीजेपी पूरी प्लानिंग करती है जीतने की, और चुनाव में भी हमने देखा पूरी ताकत लगा दी थी। तो क्या बीजेपी के आगे प्रदीप जी कोई कॉम्पिटिटर आपको दिख रहा है अभी 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब देश की सत्ता संभालनी है उसमें? देखिए, अभी हाल में 2 उपचुनाव हुए, बीजेपी ने जीते, और खासतौर से आजमगढ़ और रामपुर, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, जो मान के चला जा रहा था कि वो तो समाजवादी पार्टी जीत ही जाएगी, वहां उनको शिकस्त दी है। तो जाहिर बात है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। असेंबली के इलेक्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि हमारा टारगेट 75 सीटें जीतने का है, लक्ष्य है हमारा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा टारगेट 80 में 80 जीतने का है। जाहिर बात है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, वो देश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो उन सीटों को जीतने के लिए जिस तरीके से प्रयास करना है, जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, जाहिर बात है कि बीजेपी बहुत मेहनत करती है, पूरी प्लानिंग करती है, उसके साथ संघ परिवार लग जाता है, सब तरह से एक जिसे कहना चाहिए कि वो 24/7 पॉलिटिक्स करके अपना एक तैयारी करते हैं। विपक्ष जो है उसको अभी 2024 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और देखिए, अभी तो कांग्रेस में, अभी मैं सुन रहा था, राहुल गांधी जो है अमेठी हार गए, इस बार जो है खतरा मंडरा रहा है रायबरेली के ऊपर भी। तो अपना गढ़ बचाने के लिए ही मशक्कत करनी पड़ेगी, बाकी 80 सीटें तो हैं ही हैं। तो
और रही बात समाजवादी पार्टी की, अगर अखिलेश यादव जी अगर घर से निकल के अगर आजमगढ़ गए होते और रामपुर गए होते तो शायद ये स्थिति ना होती जो दिखाई दे रही है। तो नेताओं को अपने कंफर्ट जोन से निकल के जनता के बीच में जाना होगा, वोट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करने की जरूरत है विपक्ष को। और रही बात मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी की, वो तो इस वक्त मुझे लग रहा है बीजेपी की मदद ही करती नजर आ रही है, क्योंकि वो कभी बाई इलेक्शन में कभी कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने अचानक गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बना के वहां आजमगढ़ में वो पूरा बीजेपी की मदद करने की ही पूरी कोशिश की है। मायावती ये भी कह रही ना कि वो देखिए ये भी चेक कर रहे हैं, देखिए चेक क्या कर रही हैं वो सबको पता है। एक विशेष बात पे मुस्लिम मतदाताओं को जाने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि वो हमारे पाले में आया, अब इसी के साथ हम 24 में जाएंगे। वो कितना चेक कर रही है वो तो असेंबली इलेक्शन में देख लिया ना कि एक सीट पे सिमट के रह गई और उनका सारा दलित वोट जो है वो निकल के बीजेपी में चला गया। ठीक है, तो वो क्या चेक कर रही है वो सबको पता है। तो इसलिए बीएसपी का रोल जो है वो बहुत ही मतलब एम्बिगुअस है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ठीक है प्रदीप जी, बीएसपी का रोल जो है वो क्या है वो बीएसपी जाने, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आरोप लग ही रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। हालांकि मायावती भले ही लाख कहे कि वो 24 की तैयारी करें इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जो आजमगढ़ का आया है। अवनीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, सत्ता में रही 70 साल, उसके बाद आप आते गए आगे आपकी कोशिश है। लेकिन अब ये बताइए, ये कांग्रेस की कमजोरी ही आपकी मजबूती, या फिर कांग्रेस रहे ना रहे आप मजबूत ही आपको लगता है 24 में? हम अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति अपने तरीके से जनता को साथ लेके जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख दर्द को समझते हुए उनके साथ खड़े रह के अपनी तैयारी करती रही है और ये हमेशा करती रही है। उसी का नतीजा ये है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा। और देखो, कांग्रेस का अपना मसला है। डीपी यादव, डीपी सिंह जी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे जुझारू, लगातार बोलने की उनकी दक्षता है, जब बोलते हैं तो रुकना बड़ा मुश्किल है उनका। और इतनी तेजी अगर वो अपने नेतृत्व में भी लाएं, उनको भी कहें कि वो इतना काम करें, लोगों के बीच जाएं, जनता के बीच रहें तो काम करें। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत मेहनती है, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे लीडर है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? अमेठी में वो दोबारा नहीं आए। स्मृति ईरानी ने, माननीय स्मृति ईरानी जी ने उनको हराया और लगातार अमेठी की जनता के बीच बनी हुई है। यही हाल रायबरेली में होगा। विधानसभा चुनाव में देख चुकी है, 2 सीटें रही हैं, लोकसभा में इस बार 1 भी सीट नहीं। मुझे तो जो लग रहा है, कांग्रेस की हालात देख के लग रहा है, ये कैंडिडेट ढूंढ पाएंगे 80 सीटों पे या नहीं। अब बताइए देवेंद्र जी, वो कह रहे हैं आपको कैंडिडेट भी मिल पाएंगे ना मिल पाएंगे, हालात देखकर लग रहा है। जमानतें कितनी जब्त हुई या आपको ही पता है? रिकॉर्ड तोड़ जमानतें जब्त हो गई 22 के चुनावों में विधानसभा के, और आप कह रहे राहुल गांधी मजबूत है। ये मेरा ही कहना, ये जनता का कहना है कि जिस तरह से उपचुनाव में भागे छोड़ गए, शिवांगी जी, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि इसके ऊपर ये कांग्रेस कैंडिडेट ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। ठीक है, अब बताइए डीपी जी, क्योंकि आप उपचुनाव में भी कैंडिडेट नहीं दे पाए और अब आगे कैसे कैंडिडेट आप लाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, राजनीति में चुनाव होते रहते हैं, कभी हार कभी जीत लगी रहती है जी। कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे दिन देखे हैं और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हम 30-32 साल से सरकार में नहीं हैं, इसका मुझे दुख है। और हम कैसे कमज़ोर हुए, ये भी एक बहुत बड़ा यश प्रश्न है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, एक उसका एक शानदार आदर्श है जिससे हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से सपा, बसपा, भाजपा, इनके जो एजेंडा हैं, कोई जात की राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पे नफरत बांट करके राजनीति करता है, कोई जो है भ्रष्टाचार की राजनीति करता है। कांग्रेस कभी भी अपने वसूलों से न समझौता किया है और न समझौता करेंगे। कांग्रेस के नेता, देश की जो कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 में स्थापना के बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेता हुए हैं, मगर कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांत कभी भी नहीं बदली है। और ये लोग जो हैं, ये समय के अनुसार अपनी विचारधारा को बदलते रहते हैं और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, आपने और मैं कहना चाहता हूं शिवांगी जी कि अभी 2009 में
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में लोकसभा में यहाँ स्थापित हुआ था। 2009 से 2022 आ गया है, हमने DPG 22 सीटें यहाँ और अब 24 आ रहा है। आज जी आरोप लग रहे हैं किसी भी तरीके से सत्ता जीतते हैं, सत्ता ना बने तो बाद में हथिया लेते हैं, सत्ता बनने के टाइम सारा धन बल छल सब प्रयोग कर लेते हैं। शिवांगी जी, डीपी सिंह जी से मेरे बड़े जारू साथी हैं और लगातार बोलने में जो उनकी दक्षता है शायद किसी के पास नहीं। मैं उनसे मेरी जनता भी पूछना चाहती है, मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता भी कहती है कि जो कांग्रेस ने प्रतापगढ़ी को बनाया राज्यसभा का मेंबर, निर्मल खत्री जी को क्यों नहीं बनाया? पुराने कांग्रेसियों पे ध्यान देते, जो समर्पित कांग्रेसी थे उन पे ध्यान देते तो शायद ज्यादा भला हो जाता कांग्रेस का। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो डीपी सिंह जी मुझे बता दें कि किस जो आरोप वो लगा रहे हैं हम पे कि कुछ भी कर सकते हैं, ये किस तरह के राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, किस तरह से ये गठबंधन सब पार्टियों से छोटे बड़ों से यहाँ जाके करते हैं और किस तरह से वो संगठन को चला रहे हैं, ये जनता पूछना चाह रही है। जनता को जवाब दें डीपी सिंह जी, किस तरह से 22 में लड़ेंगे, 22 की तैयारी करें। 22 इसका जवाब 10 सेकंड में क्या प्लानिंग कैसे, और इस बार सिर्फ कांग्रेस की बात की, आगे क्या प्लानिंग 24 में? आज के डेट में फखरू जी के पास जाऊंगी। पूरे हिंदुस्तान में अभी भी मैंने कल ही पूरे हिंदुस्तान के खासकर उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा के भ्रष्टाचार और भाजपा के जो लोकतंत्र विरोधी जो इनका चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हर विधानसभा स्तर पे कल ही हमने प्रदर्शन किया है। और चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देश की अस्मिता का प्रश्न हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अनवर संघर्ष कर रही है। और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से सुफला साफ होगा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और शानदार जीत दर्ज करेगी। हमारी पूरी तैयारी बूथ स्तर पे हमने शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द हम हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा पे पूरे दमदारी के साथ चुनाव की तैयारी करेंगे और हम निश्चित तौर पे हार से हम जो है डरे नहीं हुए हैं, हार से हम कोई कमजोर नहीं है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के इस देश की जो हालात है, जो देश की जो स्थिति जो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नाना प्रकार की समस्याओं से देश करा रहा है। निश्चित तौर पर 2024 में चुनावों में भाग लीजिए डीपी हराने के लिए जी, बहुत अच्छी बात है, चुनावों में भी भाग लीजिए क्योंकि आपको टेस्ट करते रहना होगा खुद को कि कितना मजबूत हो रहे हैं आप। फखरुल हसन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ कि आपका आवाज नहीं आई थी उस टाइम जब आपसे मेरा सवाल था। देखिए 17 याद होगा आपको, 19 याद होगा, 22 याद है, 22 का उपचुनाव याद है। लगातार शिकस्त समाजवादी पार्टी को और अब 80 सीटों का लक्ष्य रख दिया है सीएम योगी ने आपके सामने। बड़ा दल है आप उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये 80 सीटों का लक्ष्य आपको लग रहा है कि आप भेद पाएंगे? क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो आपकी गढ़ भेद चुके हैं इस बार, इसलिए वो कह रहे हैं कि सीएम जीत लेंगे। देखिए, आपने मेरे जवाब जहां पे रह गया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। ठीक है, वो वहां से जवाब शुरू कीजिए, फिर इसका भी जवाब दीजिएगा जो सवाल मैंने किया फखरुल जी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ जाऊंगा, हाँ, उसी पे आ जाऊंगा कि एक बेटी की लड़ाई लड़ने से क्या हम सत्ता में वापस आ जाएंगे? समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आए और या ना आए, हमें अगर संघर्ष इसी तरीके करना होगा तो हम करते रहेंगे। लेकिन हम एक बेटी जिसके साथ नाइंसाफी होगी, बलात्कार होगा, फिर थाने में भी बलात्कार होगा, हम उसकी बात को जरूर करते रहेंगे। अगर एक नौजवान जब वो रोजगार मांगने जाएगा और मुख्यमंत्री के आवास पे उसके पे लाठी चार्ज होगा तो हम शिक्षकों की, उन नौजवानों की आवाज को भी उठाते रहेंगे। हम आज एक न्यूज़पेपर में एक खबर भी पढ़ रहे थे कि दरोगा भर्ती में जिसमें घोटाला हुआ तो एक सॉल्वर के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी, वो आज रिजल्ट में जब आता है तो वो उसका जो है चयन हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश में नौजवानों के साथ हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है। हम इन मुद्दों को सड़क से सदन तक लड़ाते रहेंगे और जो लोग ये कहते हैं कि हम एसी के कमरे में बैठ के इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस बेटी के घर जाते हैं और उसकी लड़ाई को अगर लड़ते हैं, किसी को लगता है कि हम एसी कमरे में बैठे तो उनको मुबारक, आपके सहयोगी कह रहे फखरुल जी, नहीं कहने दीजिए, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, मैं तो अपने सहयोगियों के लिए भी कह रहा हूं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि वो चंदोली की बहन के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ था, बताएं भारतीय जनता पार्टी की हमारे सहयोगी दल, भाई वो तो आपके साथ है ना फखरुल जी, तो उनकी बात तो सुनेंगे ना। विपक्ष के तौर पर जो आपके सामने बीजेपी है, जो सत्ता पक्ष है अभी, आप उसको नकार सकते हैं, लेकिन आप अपने सहयोगियों को कैसे नकार रहे हैं?
मैं तो ये पूछ रहा फखरू जी हूं की कि मैं आवाज तो बहुत सबकी धीरे आ बात रही कर लेता हूँ। हाँ, वो जो क्या एक- आवाज में वो घबराए हुए हैं, वो अपने सहयोगी से घबराए हुए हैं, जनता से घबराए हुए हैं। शिवांगी जी, नहीं, मेरी आवाज तो मुझे तो आपकी हाँ, आवाज हाँ, ठीक बिल्कुल है, अवनीश क्लियर जी, आ आपका रही है। सवाल और सुना। रही सहयोगियों से घबराने की बात तो इतना उन सवालों से घबरा रहे हैं। सत्ता पार्टी के के अंदर घमंड जो में जो सवाल है उठ रहे हैं, विचलित उनसे मत घबरा रहे होइए, विचलित मत होइए। और सुनिए, इतना अहंकार ठीक नहीं है। आप 2017 भूल गए हैं, जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की सीट को समाजवादियों ने जीतने का काम किया था। आप 2017 भूल गए हैं, जब फूलपुर की लोकसभा का उपचुनाव में हमने डिप्टी सीएम की सीट को जीतने का काम किया था। हम उतने घमंड में नहीं थे जितना घमंड आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस परिस्थितियों में जीते हम भी जानते हैं। एक बूथ जहां रामपुर में 1200 वोट है, वहां पे 1 वोट पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने पुलिस को डंडा लेके खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ जहां पे समाजवादी नेताओं को आपने नोटिस थमवा दी थी। आप बताओ ना कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता कार्यकर्ता को आपने नोटिस देने का काम किया था? बताइए अवनीश आप जी। गुंडई से, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से आप नोटिस- चुनाव तो जीत सकते हो, लेकिन आने वाला शिवांगी जी। 2024 हम उसकी ठीक है। तैयारी करेंगे। लेकिन आपको फखरू जी आरोप देखिए, लगाना है, लगाते रहो। आप हम करें ना, नौजवानों फखरू की जी, लड़ाई को लड़के, हम हमने बहनों अपनी सीएम माँ योगी की सीट बहनों को की जीता। लड़ाई को लड़ते हुए आपने तभी तो जीता जब वो सत्ता में थे, तब वो सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाए, आपको नहीं हरा पाए। और आज अगर आप हार गए तो कह रहे वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर ये दो तरीके का चेहरा क्यों? जब उनके ही सत्ता में रहते हुए आप उपचुनावों में 2 सीटें आराम से जीत लेते, तब भी तो सत्ता का इस्तेमाल कर सकते थे वो। तब उन्होंने क्यों जीतने दिया आपको गढ़? और इस बार जब आपके गढ़ भेज लिए तो आप कह रहे कि सत्ता का दुरुपयोग। ये मुझे नहीं समझ में आता, ये क्यों? शिवांगी जी, ठीक है, शिवांगी जी। अवनीश जी जवाब दीजिए आप भी फखरू जी के सवालों का। शिवांगी जी, सवाल उठाया तो फखरू जी। भागिए मत, सवाल उठाया तो भागिए मत। इस तरीके डिबेट नहीं होती है कि आप सवाल कीजिए, फखरू जी मैं बात भाग करिए। नहीं रही हूँ, आप अगर जवाब सवाल दीजिएगा, किया तो बेशक जवाब दीजिए। दीजिएगा, जवाब बेशक जवाब दीजिए। दीजिएगा। जवाब वो भी आपकी सुनिए। बात का कहने काउंटर दीजिए। करें, फिर आप इसका भी जवाब इंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ। कहने दीजिए इनको, थोड़ा सा कह के ठंडी हो जाए इनकी आग। अवनीश जी बोलिए। नहीं, आप मैं अपनी आँख ठंडी शिवांगी कर जी, लीजिए, फिर हम आपकी आँख पे पानी डाल देंगे। नहीं, आप नहीं, अपनी आँख को शिवांगी पहले जी, निकाल शिवा- लीजिए, गर्मी जितनी है निकाल लीजिए, फिर पानी डालने का काम हम करेंगे। गर्मी बोल लीजिए, आपकी, दिखाइए गर्मी कितनी गर्मी है आपकी, आपकी, सुनाइए। शिवांगी जी, गर्मी जनता ने निकाली। सुनाइए, हम तो फखरू जी 35% को से ज्यादा वोट बताइए शेयर लेके आए कि हैं। हमारी समाजवादी गर्मी को बरकरार रहेगी। और ये सदन में भी आपकी आपने जनता- हमारी गर्मी जनता देख ने ली थी। निकाल दी है। सदन में भी हमने जनता अपनी गर्मी ने दिखा दी थी। रामपुर वो की- सड़क पे भी हम अपनी गर्मी दिखाएंगे। जब एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, नौजवान रोजगार के लिए भटकेगा, तो भी हम आपको अपनी गर्मी दिखाएंगे। और इस गर्मी को आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। हम आपको ठंडक में बैठने नहीं देंगे। इंतजार मत कीजिएगा कि हम रामपुर की आपको जनता एसी और कूलर की और हवा खाने आजमगढ़ देंगे। की जनता, हम आपको हवा खाने नहीं देंगे। हम रामपुर आपको और गर्मी का आजमगढ़ की एहसास जनता, कराते रहेंगे 5 साल। जिन्हें समाजवादी आपका पार्टी मजबूत आपको विपक्ष बहम है। था, अगर समाजवादी जब तक पार्टी को गलतफहमी बहम है, था कि तो हमारा ये गढ़ गर्मी है। हम आपको 5 साल दिखाते रहेंगे। जो इंतजार बहम कीजिए, था गर्मी इनका आपको दिखेगी 5 साल। कि ये गढ़ है रामपुर और आजमगढ़, वो वहां की जनता ने दूर कर दिया इनका बहम। और वो गर्मी भी इनकी शांत कर दी, जो गर्मी थी। वो अहंकार भी तोड़ दिया कि हम घर के आए बिना जाएंगे और वो वोट हमें देंगे। जनता ने वोट नहीं दी। जनता ने कहा जो हमारे बीच रहेगा, जो हमें काम करेगा, जो सच्चे अर्थों में विकास करेगा, उसके साथ जाए। इसलिए माननीय योगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के साथ रामपुर की और आजमगढ़ की जनता ने आना स्वीकार किया। और जहां तक देखो समाजवादी पार्टी की बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा आरोप है, ये जनता कह रही है, उनके सहयोगी कह रहे हैं, उनके जो साथ चुनाव लड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई एसी से निकलो, ट्विटर से बाहर आओ, सब कुछ जाओ, जानो, आप चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, जो सीटें आपकी परंपरागत है उन पे भी नहीं गए आप चुनाव प्रचार करने, जनता के दुख दर्द पूछने नहीं गए, तो कैसे जनता बर्दाश्त करेगी? कैसे आपके गठबंधन के सहयोगियों को नाराजगी नहीं होगी? ठीक है, तो ये तो सवाल उन सहयोगियों के हैं, उनको जवाब दें, उनको चलिए, संतुष्ट फखरू करें। जी। गर्मी जनता ने निकाल दी है। ठीक है। रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने इनकी गर्मी निकाल दी। ठीक है फखरू जी, सवाल अभी कुछ और उठे और मेरा भी सवाल जो था उसका भी आप जवाब दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले मैं रुक रही हूँ, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, ब्रेक के बाद वापस आके जवाब तैयार रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।